Hello everyone, myself Aditi, BMRIT Gold Medalist and Internet's King George Medical University Lucknow. Today's my discussion topic is X-ray tube. तो हम इसको हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस से कंटिन्यू करेंगे। एक्सरे ट्यूब क्या होता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है एक्सरे के। जब एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है तो वो सिटी स्कैन में, एक्सरे में, मेमोग्राफी में, डेंटल रेडियोग्राफी में एक्सेट्रा डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज किया जाता है। एक्सरे ट्यूब जो होता है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा जाता है जिसकी वैल्यू लेस देन 0.001 mm ऑफ Hg होता है और 10⁻³ टॉर होता है। अब एक्सरे ट्यूब जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसको हाई वोल्टेज पावर से जोड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड की तरफ जाता है। फिर ये उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड की तरफ गए। फिर जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो और फास्ट एक्सेलरेट करेंगे और वो जाके एनोड के टारगेट से स्ट्राइक करेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो सडनली चेंज हो जाती है 99% ऑफ हीट एंड 1% ऑफ एक्सरे। ठीक है। अब जो एक्सरे है या फिर इलेक्ट्रॉन है जो एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहा है, दो मेथड से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक इमिशन, सेकंड वन इज आयोनाइजेशन ऑफ गैस। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से हीट के थ्रू इजेक्ट आउट होता है तो उसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। और आयोनाइजेशन ऑफ गैस क्या होता है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल्स है, के सेल, एल सेल। आपको पता होगा के में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे आउटर एनर्जी मिलेगा, कोई आउटर एनर्जी सोर्स मिलेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इजेक्ट आउट हो जाएगा, तो इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है और इसमें आर्गन गैस भरा जाता है जो कि इनर्ट होता है। तो ये Ar+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा इसका। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो एक्सरे ट्यूब को अंदर हमको दो मेथड से इलेक्ट्रॉन मिले, एक थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा आयोनाइजेशन ऑफ गैस। फिर जो कैथोड और एनोड होता है उनके बीच में हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज मेंटेन करते हैं और कैथोड और एनोड के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है या फिर एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, या फिर वो बहुत टाइम बाद भूल जाते हैं। तो देखो, एनोड जो होता है ए से ऐड मतलब जोड़ो, मतलब प्लस, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। जो कि प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है एक्सरे ट्यूब का, वो वर्क करता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, और जाके जब टारगेट पे स्ट्राइक कर रहा है तो एक्सरे प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से एक्सरे बन रहा है, मतलब कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इट पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी जाके टारगेट पे स्ट्राइक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे का प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के एक्सरे ट्यूब जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और ये डायग्राम है एक्सरे ट्यूब का। देखिए यहाँ पे कैथोड है जो कि निगेटिव है, एनोड है जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे ग्लास इन्वेलप लगा हुआ है। ग्लास इन्वेलप प्रोटेक्ट करता है कैथोड और एनोड को। और यहाँ पे फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं या फिर नॉन वोल्टेज फॉर्म फेज में होता है एक्सरे ट्यूब, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैथोड के पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन कैथोड से
आगे बढ़ते हुए एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है डिक्रीज हो जाता है। अब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा? कैथोड भी पॉजिटिव है, कैथोड भी निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने लगता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से निकल के एनोड की तरफ भागने लगता है। और ये फोकसिंग कप है, फोकसिंग कप का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है टुवर्ड्स टारगेट। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि एक्सरे ट्यूब होता है, उसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इफिशियंट एक्सरे प्रोडक्शन। इफिशियंट मतलब कि हमको जितना जरूरत है उतना ही एक्सरे प्रोड्यूस होगा, ना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इफिशियंट हीट रिमूवल, मैंने जैसे बताया कि ये कैथोड था, ये एनोड था, कैथोड पे निगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था। फिर हम इनको बैटरी टर्मिनल से जोड़ दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जब एक्सेसिव वोल्टेज देंगे तो एक्सरे ट्यूब के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो हीट जो है एक्सरे ट्यूब को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमको अच्छे से हीट उसके अंदर का रिमूव करने के एक कोई मेथड पता होना चाहिए। फिर कांस्टेंट बीम क्वालिटी, बीम क्वालिटी मतलब एक्सरे बीम जो निकल रही है यहाँ से, एक्सरे बीम जो निकल रही है यहाँ से, बेरिलियम विंडो से निकलती है वो, उनकी जो बीम क्वालिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अंडर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, एक्सरे ट्यूब की जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस में सेम होनी चाहिए। जैसे कि कभी ये फ्लोरोस्कोपी में काम कर रहा है, कभी ये एक्सरे में काम कर रहा है, एक्सरे इमेजिंग में, तो ये हर एक कंडीशन में अच्छे से काम करना चाहिए। एक्सरे ट्यूब की जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है एक्सरे को हम एक्सरे ट्यूब को ऐसे डिजाइन करते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में अच्छे से काम करे। जैसे कि ये जो है एक्सरे ट्यूब वो टोलरेट कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, हैंडल कर सकता है केबीपी 20 किलोवोल्ट से 150 किलोवोल्ट तक, ये विथ स्टैंड कर सकता है एमएस या फिर करंट 1000 mA तक। फिर रेडियोग्राफी में जब हम एक्सरे इमेजिंग कर रहे होते हैं, एक्सरे इमेजिंग कर रहे होते हैं, तो ट्यूब करंट जो होता है, करंट जो होता है वेरी करता है 100 से 1000 mA तक। वही जब हम फ्लोरोस्कोपी कर रहे होते हैं, जो कि लाइव एक्सरे इमेजिंग होता है, वहां पे करंट वेरी करता है 1 से 10 mA तक। सो हम मशीन एक्सरे ट्यूब का ऐसा बनाते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो और स्ट्रांग हो, ताकि वो सेफली वर्क कर सके डिफरेंट रेडियोलॉजिकल टेस्टेज में, लाइक रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब। सबसे पहली बार एक्सरे डिस्कवर किया गया था सर विल्हेल्म कोनाज रोन्टजन के द्वारा फ्राइडे 8 नवंबर 1985 को जर्मनी में। सबसे पहला या फिर अर्लियर एक्सरे ट्यूब जो था उसका नाम था गैस फिल्ड ट्यूब या फिर क्रुक्स ट्यूब, जिसका यूज करके हम एक्सरे का प्रोडक्शन करते थे। गैस फिल्ड ट्यूब के और भी बहुत नाम है, जैसे क्रुक्स ट्यूब, आयन ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। दीज आर डिफरेंट नाम ऑफ गैस ट्यूब विच इज अर्लियर एक्सरे ट्यूब। मतलब कि जो गैस फिल्ड ट्यूब था, जो कि अर्लियर एक्सरे ट्यूब था, उनके बहुत सारे नाम थे, क्रुक्स ट्यूब, आयन ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब जो हमको अर्लियर एक्सरे ट्यूब या फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब से इमेज मिलती थी, वो क्या होती थी? अनक्लियर होती थी, ब्लर होती थी, और रेडिएशन जो था वो अनस्टेबल था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ गैस ट्यूब। गैस ट्यूब देखिए बहुत सिंपल सा है। इधर कैथोड है, कैथोड जो कि नेगेटिव होगा, एनोड जो कि पॉजिटिव होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन देखिए इजेक्ट हो रहा है और इधर जाके स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से निकलेगा। तो स्ट्रक्चर ये था कि इसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स थे, दैट इज कैथोड एंड एनोड। कैथोड क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और जो कैथोड था वो एल्यूमिनियम रॉड से बना हुआ था और कनकेव एल्यूमिनियम डिस्क था। मतलब कि जो ये कैथोड है ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसके पास एल्यूमिनियम डिस्क है। एल्यूमिनियम डिस्क का क्या फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहा है टारगेट की तरफ। ये टारगेट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो कैथोड होता है डिस्चार्ज गैस ट्यूब का, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एल्यूमिनियम रॉड से बना होता है और कॉनकेव एल्यूमिनियम डिस्क होता है। कॉनकेव एल्यूमिनियम डिस्क का क्या फंक्शन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को टारगेट की तरफ फोकस करे।
नाउ नेक्स्ट, एनोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और वो बना होता है टंगस्टन या फिर प्लेटिनम से, और उसकी बैकिंग लेयर जो होती है कॉपर की होती है। ठीक है। इसके बाद एनोड सरफेस जो होता है वो कैथोड के एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होता है। और जो कैथोड और एनोड, कैथोड एंड एनोड जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग में। ठीक है। एनोड को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये बना होता है टंगस्टन या फिर प्लेटिनम से, और इसके पास कॉपर बैकिंग होती है। एनोड का जो सरफेस होता है वो कैथोड के एक्सिस के 45 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होता है, और कैथोड और एनोड को हम प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। डिसएडवांटेज क्या था? जो अर्लियर एक्सरे ट्यूब था या फिर डिस्चार्ज ट्यूब था, उसका डिसएडवांटेज क्या था? तो ये डिफिकल्ट था केवीपी और एमएस को कंट्रोल करना। हम अर्लियर एक्सरे ट्यूब या फिर डिस्चार्ज गैस ट्यूब में केवीपी को ना कंट्रोल कर सकते थे, ना एमएस को कंट्रोल कर सकते थे। ट्यूब लाइफ शॉर्ट था। ट्यूब लाइफ शॉर्ट क्यों है? क्योंकि केबीपी हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हो सके केबीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सरे ट्यूब डैमेज हो गया, पेशेंट गेट मोर रेडिएशन डोज। मान लीजिए हमारे पास कोई पीडियाट्रिक पेशेंट आ गया, उसके लिए हमको केबीपी या फिर एमएस डिक्रीज करना है, लेकिन हम तो डिक्रीज ही नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट है। तो पेशेंट जो है पीडियाट्रिक पेशेंट, छोटा बच्चा, उसको ज्यादा रेडिएशन डोज लग जाएगा। फिर अनस्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन। अनस्टेबल है, हमारे प्रोडक्शन हाथ में है ही नहीं, कैसा भी एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, और लो इंटेंसिटीज के एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो डिसएडवांटेज ये है कि केबीपी और एमएस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ट्यूब की लाइफ शॉर्ट होती है, और रेडिएशन डोज ज्यादा लगता है पेशेंट को, अनस्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन होता है, और जो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं उनके इंटेंसिटीज बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो फर्स्ट क्या है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टॉप कर लिए जाते हैं टारगेट मटेरियल से। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले और उसको वोल्टेज दिए, जैसे जैसे हाई वोल्टेज करते गए वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ता गया, और जाके वो एनोड के टारगेट पे स्ट्राइक किया। ठीक है। तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास था वो जाके सडनली स्टॉप हो गया टारगेट पे। तो 99% ऑफ हिट और लेस देन 1% ऑफ एक्सरे मिला। फिर अगर हम कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फास्टर एक्सेलरेट करेंगे और हाई एनर्जी का एक्सरे प्रोड्यूस होगा। समरी ये है कि हमारा जो एक एक्सरे ट्यूब होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाय टू प्रोसेस, थर्मियोनिक इमिशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ गैस। फिर वो वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट एक्सेलरेट करेगा और एनोड पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो जाएगा 99% ऑफ हीट एंड लेस देन 1% ऑफ एक्सरे। यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब। गेट इट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब का वही, ये कैथोड है, ये फिलामेंट है, ये देखिए ये फोकसिंग कप है, ये फोकसिंग कप है, एक डायग्राम है जिसे आप समझ सके। ये फिलामेंट है, ये देखिए लिखा तो है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को फोकस करे, इधर उधर इलेक्ट्रॉन ना जाए, बम्बार्डमेंट ना हो। ये विंडो है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ये टारगेट मटेरियल टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से बना होता है। एनोड जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, और ये ऑयल फॉर हीटिंग कंडक्शन ऑयल होता है। कुछ ये डायग्राम है, जस्ट अ डायग्राम। कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के बहुत सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है ग्लास इनवलप, सेकंड कंपोनेंट है प्रोटेक्टिव हाउसिंग, थर्ड कंपोनेंट है कैथोड। कैथोड के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। तीसरा है एनोड, चौथा है फोकल स्पॉट, पांचवा है बेरेलियम विंडो, छठा है ट्यूब हाउसिंग। तो हम इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लास इनवलप से। ग्लास इनवलप जो होता है उसके बहुत सारे नाम है। पहला नाम है ट्यूब इंसर्ट, दूसरा नाम है ट्यूब इनवलप, तीसरा नाम है एक्सरे ट्यूब इनवलप,
चौथा नाम है वैक्यूम इन्वलप, मतलब ग्लास इन्वलप जो है उनके बहुत सारे नाम है, जैसे कि ट्यूब इंसर्ट, ट्यूब इन्वलप, एक्सरे ट्यूब इन्वलप, वैक्यूम इन्वलप। ये क्या करता है, जैसे कि ग्लास इन्वलप है, इसका कुछ तो फंक्शन होएगा ना, तो इसका ये फंक्शन है कि ये कवर करता है हमारे इलेक्ट्रोड्स को और मेंटेन करता है वैक्यूम को। जैसे कि हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, कैथोड जो कि निगेटिव है, एनोड जो कि पॉजिटिव है, तो इनको ये प्रोटेक्ट करेगा और इन दोनों इलेक्ट्रोड को ये क्या करेगा, वैक्यूम मेंटेन करेगा। इसके अंदर वैक्यूम मेंटेन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रोड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ग्लास इन्वलप होता है वो पायरेक्स से बना होता है। पायरेक्स जो होता है एक बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास और नॉर्मल ग्लासेस में क्या डिफरेंस होता है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास या फिर पायरेक्स ग्लास जो होता है नॉर्मल ग्लास से ज्यादा ड्यूरेबल होता है, केमिकल रेजिस्टिविटी, हीट को ज्यादा टोलरेट कर सकता है, क्योंकि एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स को हीट किया जा रहा है, तो हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो कुछ इशू हो सकता है, हीटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे बोरोसिलिकेट ग्लास लिया जाता है। अब जैसे कि ग्लास इन्वलप में हम पायरेक्स ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास यूज किए, तो ये क्या कर सकता है, कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर टोलरेट कर सकता है। एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह एक्ट कर सकता है, और कंटेन वैक्यूम टू सपोर्ट इलेक्ट्रोड। ग्लास इन्वलप के अंदर वैक्यूम होता है जो कि सपोर्ट करता है बोथ इलेक्ट्रोड्स को। नाउ नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ग्लास इन्वलप, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अनवांटेड एक्सरेज को। ग्लास इन्वलप के अंदर जो एक्सरे हैं, अगर बाहर सराउंडिंग से कोई भी एक्सरे आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सरे ट्यूब के अंदर नहीं जाने देगा। एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम को मेंटेन करता है, फिर प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, बोथ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं और बाकी भी जो सामान होता है, फोकसिंग का फिलामेंट ग्लास इन्वलप के अंदर, उनको जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कूलिंग सिस्टम होता है, जिससे हीट रिमूव कर देता है। हम बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हीट हो जाएगा अंदर, तो हीट हो जाएगा, तो उस हीट को रिमूव करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, तो यही कूलिंग सिस्टम होता है। अब प्रोटेक्टिव हाउसिंग, प्रोटेक्टिव हाउसिंग के अंदर हम ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, बचाते हैं। ये एक ऑयल कंटेन करता है, इसके पास एक ऑयल होता है जो कि हीट को कूल करने में हेल्प करता है, हीट को रिमूव करता है क्विकली। ठीक है, ये ऑयल, ये आप नोट कर लेना। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज फ्रॉम रेडिएशन, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा एक्सरे ट्यूब हो गया, ठीक है, तो अगर कोई और लीकेज रेडिएशन आ गया इधर से तो इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव हाउसिंग इसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं जाने देगा लीकेज रेडिएशन को। ठीक है, अब कैथोड, कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये जो होता है इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। कैथोड का जो टंगस्टन है फिलामेंट, वो उसको हम ऐसे हेलिकल फॉर्म में, वर्टिकल हेलिकल फॉर्म में होता है फिलामेंट, ठीक है, ताकि उसका जो है सरफेस एरिया बढ़ सके और ज्यादा थर्मियोनिक इमिशन कर सके, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सके। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाई पावर का एक्सरे निकलेगा, हाई पावर एक्सरे निकलेगा। अगर मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर जो कैथोड होते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, फिलामेंट और फोकसिंग कप। तो हम फिलामेंट और फोकसिंग कप को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये देखिए एक डायग्राम है जिसमें हाई वोल्टेज सर्किट है, ये फिलामेंट सर्किट है, यहाँ पे फिलामेंट और फोकसिंग कप, यही दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कैथोड के। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम फिलामेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। टंगस्टन, सबसे पहली बात यह है कि फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, और भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं जिससे हम बना सकते थे, लेकिन टंगस्टन ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जिससे ये मेल्ट नहीं होएगा। देखिए मेल्ट नहीं होगा, ये तो अच्छी बात है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। लो वेपर प्रेशर, मतलब कि ये इवापोरेट इजिली नहीं होगा। डक्टाइल है, डक्टाइल आपने मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ी होगी, सोनरस, लस्चरस, डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब ये होता है कि हम उसको पीट पीट के एक थिन वायर के फॉर्म में, थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ये डक्टिलिटी होता है। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो
एक्सरे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लो वर्क फंक्शन नोट करिए, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो अगर टंगस्टन का वर्क फंक्शन लो है, मतलब कि बहुत कम एनर्जी में ही मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देंगे, तो हमको इलेक्ट्रॉन इजिली मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। तो इसका वर्क फंक्शन सिर्फ 4.5 होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब हम फिलामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट वायर जो होती है, फिलामेंट की मान लीजिए एक वायर है, उसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर है, उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो है 0.2 mm है, ठीक है। अब फिलामेंट वायर जो है उसको हम क्वाइल कर देते हैं वर्टिकल स्पाइरल के फॉर्म में। ये है वर्टिकल स्पाइरल के फॉर्म में, वर्टिकल स्पाइरल, स्पाइरल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। जब वर्टिकल स्पाइरल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी सरफेस एरिया जो होती है, सरफेस एरिया जो होती है वो होती है 0.2 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। मतलब कि जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट का जो डायामीटर होता है उसका 0.2 mm होता है। फिलामेंट को हम वर्टिकल स्पाइरल के फॉर्म में क्वाइल कर देते हैं, जिसका सरफेस एरिया का जो होता है 0.2 सेंटीमीटर होता है, और लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर। अब हम क्वाइल के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ताकि हमको लार्ज सरफेस एरिया मिल सके। जब हम उसको वर्टिकल क्वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा, तो ज्यादा थर्मियोनिक इमिशन होगा, ज्यादा थर्मियोनिक इमिशन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ थोरियम ऑन फिलामेंट। अब जब हम फिलामेंट बना रहे होते हैं तो एक एलिमेंट होता है थोरियम, थोरियम को भी ऐड कर देते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये इंप्रूव कर देता है इफिशियंसी को और इंक्रीज कर देता है फिलामेंट के लाइफ को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब बना रहे होते हैं वहां पे डुअल फिलामेंट यूज करते हैं, डुअल फिलामेंट। और अगर मान लीजिए कि दो फिलामेंटों में से अगर सिंगल फिलामेंट यूज करते हैं तो डिफाइन करेगा फोकल स्पॉट साइज को। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है फिलामेंट के अंदर? तो जो फिलामेंट सर्किट होता है उसके पास 8 से लेके 12 वोल्ट तक वोल्टेज होता है, केबीपी होता है, और 3 से लेके 7 तक केबीपी सॉरी एम्पियर करंट होता है। तो जो 8 से लेके 12 वोल्टेज और 3 से लेके 7 एम्पियर करंट जो होता है वो फिलामेंट को वेरी हाई टेम्परेचर तक गर्म कर देता है। जब फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उसी को थर्मियोनिक इमिशन कहा जाता है। तो वोल्टेज कितना था 8 to 12 वोल्ट, और करंट कितना था 3 to 7 एम्पियर। ये क्या कर रहा था? ये दोनों मिलके फिलामेंट को हीट कर दे रहे थे, जिससे फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा था, हीट हो जा रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो रहा था ड्यू टू हीट। दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। हमने देखा कि जो कैथोड होता है उसके दो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट होते हैं, दैट इज फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। तो जो फिलामेंट होता है वो एम्बेडेड होता है मेटल कप में, जिसको फोकसिंग कप बोला जाता है। फोकसिंग कप का क्या काम होता है? विड्थ मतलब चौड़ाई जो होता है वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन बीम का। जैसे कि ये हो गया फोकसिंग कप और ये हो गया फिलामेंट। ये क्या है? ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और ये है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप है। तो फोकसिंग कप क्या करेगा कि विड्थ चौड़ाई को कम करेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 कितने दूरी में जाके इधर टारगेट पे टकराए, टारगेट पे मतलब कि एनोड पे जाके टकराए। फिर इट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स टारगेट। ये जो है इलेक्ट्रॉन को बस एनोड की तरफ आगे बढ़ाता है, ठीक है। विदाउट फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ऑफ। अगर मान लीजिए फोकसिंग कप ना रहे तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ऑफ हो जाएगा, मतलब इधर उधर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाने लगेगा, ठीक है।
फोकसिंग कप प्रोटेक्ट द एडजेसेंट पार्ट ऑफ ट्यूब वॉल फ्रॉम डैमेज बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। मान लीजिए फोकसिंग कप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकले, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो जो एक्सरे ट्यूब का जो सराउंडिंग पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट हुआ, मतलब टकराना टकराना टकराएगा और डैमेज होएगा। ठीक है। यूजुअली फोकसिंग कप जो होता है, फोकसिंग कप को एफसी लिखते हैं, और फिलामेंट, इन दोनों पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन दोनों पे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन तो इसको हम बायस्ड बोलते हैं, बायस्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो फोकसिंग कप होता है उसको इंसुलेट कर देते हैं और उस पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो उसको नॉन बायस्ड कहते हैं। बायस्ड मतलब क्या होता है कि फोकसिंग कप पे जो चार्ज है वही चार्ज फिलामेंट पे, फोकसिंग कप पे निगेटिव चार्ज है तो फिलामेंट पे भी निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बायस्ड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंसुलेट कर देते हैं फोकसिंग कप को और एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो क्या होता है, इसको अनबायस्ड बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्लाइड, एनोड। एनोड पे आ जाए, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको टारगेट बोला जाता है। जब कैथोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाके टकराता है तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल, टारगेट के जो मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो टोलरेट हीट को टोलरेट कर पाएगा। अब मान लीजिए ये एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, एनोड, इस पे कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, तो ये क्या होगा, हीट हो जाएगा तो मेल्ट होने के चांसेस होंगे। इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई हो जाती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, समझ गए। हाई एटॉमिक नंबर रहेगा तो बेटर एक्सरे प्रोडक्शन होगा, या फिर ज्यादा एनर्जी का एक्सरे प्रोड्यूस होगा। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई है मतलब यहाँ पे जब जाके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बम्बार्ड हो रहा है, टकरा रहा है, तो ये हीट हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ये हीट को क्विक करके रिमूव करता जाएगा तो ये गर्म नहीं होगा, मेल्ट नहीं होएगा। ठीक है। लो वेपर प्रेशर होगा तो ये जो एनोड है या फिर टारगेट है या इवापोरेट नहीं होगा, ये जो होता है ये स्मूथ करता है सरफेस को। नाउ नेक्स्ट, टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है टारगेट। टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 74 होता है जो कि हाई एटॉमिक नंबर है। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3387 डिग्री सेल्सियस होता है, 3387 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। नॉर्मली ये जल्दी मेल्ट नहीं करता। मान लीजिए कि अगर कोई भी सरफेस है मेटल का, उस पर लगातार इलेक्ट्रॉन जाके गिर रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, तो वो गर्म हो जाएगा, हीट हुआ तो मेल्ट होगा। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रखा गया है। जो टंगस्टन है वो टारगेट के रूप में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी लो होती है, इसीलिए इसको कॉपर ब्लॉक पे रखा जाता है ताकि वो हीट को रिमूव करता रहे। देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो जो है वो, इसीलिए इसको कॉपर ब्लॉक पे रख दिया कि एक्सेसिव हीट को वो रिमूव करता रहेगा। एक्सेसिव हीट रिमूव होएगा तो वो मेल्ट नहीं होएगा। लिमिटेशन क्या है कि इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। फोकल स्पॉट क्या होता है कि द एरिया ऑन एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड एंड एक्सरे प्रोड्यूस। मान लीजिए कि ये एनोड है, ये पॉजिटिव है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये निगेटिव है, ये कैथोड है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये इस एरिया पे जाके टकरा रहा है, तो ये फोकल स्पॉट है। फोकल स्पॉट वो एरिया होता है टारगेट के ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं। ठीक है। दो टाइप का फोकल स्पॉट होता है, एक स्मॉल फोकल स्पॉट और दूसरा लार्ज फोकल स्पॉट। स्मॉल फोकल स्पॉट का क्या काम होता है? स्मॉल फोकल स्पॉट यूज्ड व्हेन बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन इज डिजायर्ड। स्मॉल फोकल स्पॉट तब यूज किया जाता है जब हमको बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है। हाई रिजोल्यूशन देता है, शार्प इमेज देता है, क्लियर इमेज देता है जब हम स्मॉल फोकल स्पॉट यूज करते हैं, मतलब कि कम एरिया पे टारगेट पे जाके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो स्पेशियल रिजोल्यूशन हाई हो जाता है, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्लियर इमेज मिलती है।
स्मॉल ए में एक्सपोजर कम होता है और हीट रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये जैसे इमेज रहा फोकल स्पॉट का, यहाँ पे आ रहे हैं और इतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो ये फोकल स्पॉट हो गया। ठीक है, ये भी एक इमेज है स्मॉल फोकल स्पॉट का, लार्ज फोकल स्पॉट का। देखिए इनके कंपेरिजन में इनकी जो एरिया है वो बढ़ गई है। लार्ज फोकल स्पॉट क्या होता है? लार्ज फोकल स्पॉट यूज्ड व्हेन बॉडी पार्ट इज इमेज्ड। जब हमको अपने होल बॉडी पार्ट को या फिर किसी बॉडी पार्ट को इमेज करना होता है, डायग्नोज करना होता है, तो हम लार्ज फोकल स्पॉट का यूज करते हैं। इसका क्या होता है? लो रिजोल्यूशन होता है, ब्लर इमेज आता है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा इमेज क्वालिटी नहीं होता है, पिनम्बरा बना देता है भाई। ये बहुत बड़ी बात है, जब लार्ज फोकल स्पॉट लेते हैं तो ये पिनम्बरा बना देता है। इसमें जो है लार्ज इमेज यूज होता है, एक्सपोजर ज्यादा यूज होता है, और ये जो होता है हीट इजिली रिमूव करने लगता है। ठीक है, अब दो टाइप के फोकल स्पॉट होते हैं। पहला जो है एक्चुअल फोकल स्पॉट। एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है कि एनोड का वो एरिया, एनोड का वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहा है, इसको हम एक्चुअल फोकल स्पॉट कहते हैं। और दूसरा होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट। इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या होता है? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम दैट कम आउट। देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया और टकराया, ठीक है, ये एक्चुअल फोकल स्पॉट हो गया, और यहाँ पे आके कम आउट, इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद जो आ रहा है वो इफेक्टिव फोकल स्पॉट हो गया। इफेक्टिव फोकल स्पॉट हो गया। स्मॉलर फोकल स्पॉट होगा तो शार्पर इमेज मिलेगा, अच्छा इमेज मिलेगा। फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट इमेज शार्पनेस। अगर फोकल स्पॉट साइज जो है उसको हम चेंज करेंगे, फोकल स्पॉट साइज इसको हम चेंज करेंगे तो इमेज की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, फोकल स्पॉट साइज जो होता है यूजुअली हम उसको लिख सकते हैं इफेक्टिव साइज की तरह। कॉमन साइजेज जो होते हैं 0.3 mm, 2 mm, इनके बीच की वैल्यूज है 0.3, 0.6, 1 mm, 2 mm एक्सेट्रा। फिर बेरेलियम विंडो क्या होता है? ये एक्सरे ट्यूब में, देखिए पहले बेरेलियम विंडो का दूसरा नाम होता है एक्सरे ट्यूब विंडो। ये जो होता है बेरेलियम से बना होता है। बेरेलियम से क्यों बना होता है? क्योंकि ये जो होता है बेरेलियम लो डेंसिटी का होता है, लो एटॉमिक मास का होता है। यहीं पे राज छिपा हुआ है। अगर बेरेलियम लो एटॉमिक नंबर और लो डेंसिटी का होता है तो ये एक्सरे एब्जॉर्प्शन कम करेगा। तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो एक्सरे ट्यूब से, ये एक्सरे ट्यूब है, ये मान लीजिए बेरेलियम विंडो है, एक्सरे ट्यूब से हमारा विदाउट ज्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब हुए निकल के आएगा। तो हमको ज्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब क्यों कराना है भाई? और अंदर वैक्यूम जो है उसको मेंटेन रहने देता है, अंदर वैक्यूम जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो बेरेलियम विंडो जो है उसका दूसरा नाम होता है एक्सरे ट्यूब विंडो। ये बेरेलियम से बना होता है। बेरेलियम जो मेटल है इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास सॉरी, लो होता है और डेंसिटी लो होता है, जिससे एब्जॉर्प्शन एक्सरे का कम होता है और एक्सरे जो होता है विदाउट मच एब्जॉर्ब्ड हुए एक्सरे ट्यूब से बाहर आ जाता है और अंदर का वैक्यूम मेंटेन रहता है। दूसरा है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होता है? विजुअल पार्ट होता है, विजुअल पार्ट। पहले मैं आपको इधर बेरेलियम विंडो दिखा दूं। देखिए ये है बेरेलियम विंडो, ये है बेरेलियम विंडो, आपको दिख रहा होगा, ये है बेरेलियम विंडो। यहां से एक्सरे बाहर निकल के आएगा, एक्सरे बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होता है? जब एक्सरे ट्यूब जो होता है, एक्सरे ट्यूब, उसका जो विजुअल पार्ट होता है, जब आप एक्सरे कर रहे होंगे अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में या फिर अपने मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तो जो आपको एक्सरे ट्यूब जो विजुअल पार्ट दिखाई देता है, मेटल का जो दिखाई देता है, उसको ट्यूब हाउसिंग बोलते हैं। ये जो होता है वो मेटल का केज होता है। केज मतलब एक पिंजड़ा टाइप का होता है, जिसके अंदर जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है छिपा हुआ होता है, क्योंकि उसको हमको बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और जो ये मेटल होता है ये एलॉय से बने होते हैं और ये सील्ड करता है लीकेज से। मतलब कुल मिला के ट्यूब हाउसिंग जो होता है मेटल का होता है और सील्ड करता है एक्सरे ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे कि आप ये देखो, ये है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग जो होता है आप एक्सरे रूम में आसानी से देख सकते हो। ये जो होता है अंदर के एक्सरे ट्यूब के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये